Hello dear friends, this is the new topic of pediatrics और now we are going to start gastrointestinal tract। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, ठीक है। हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस के केस को आप कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिखेगी लगभग 2 वीक के बाद, आफ्टर 2 वीक, ठीक है। याद रखिएगा, आफ्टर 2 वीक प्रेजेंटेशन कब दिखेगी? आफ्टर 2 वीक, ठीक है। 2 वीक ऑफ लाइफ के बाद आप प्रेजेंटेशन देखोगे। यूजुअली फर्स्ट बॉर्न बेबी में दिखेगी। यूजुअली कहाँ दिखेगी? फर्स्ट बॉर्न बेबी। और इसमें आपको दिखेगा चाइल्ड विद प्रेजेंट विद नॉन बिलियस वॉमिटिंग, नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ठीक है। नॉन बिलियस वॉमिटिंग दिखेगी। क्यों दिखेगी नॉन बिलियस वॉमिटिंग? क्योंकि बाइल आता है इंटेस्टाइन में, स्टोमक में बाइल सिक्रीट होकर थोड़ी ना आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो हो गई कहाँ? स्टोमक के पास में ही, पाइलोरस पे, ठीक है। स्टोमक में ही हो गई। तो स्टोमक पे ब्लॉकेज है ना, अब जो वॉमिटिंग होगी वो ओनली स्टोमक से हो रही है, इंटेस्टाइनल पार्ट उसके अंदर आ ही नहीं रहा, इंटेस्टाइनल कंटेंट आ ही नहीं रहा। तो इसलिए नॉन बिलियस वॉमिटिंग होगी। और आपको यहाँ पे अगर बबल साइन की बात आती है ऑन द चेस्ट एक्सरे, ऑन द एब्डोमिनल एक्सरे पे, तो सिंगल बबल साइन, सिंगल बबल साइन, ठीक है। अगर साइन पूछा जाता है तो सिंगल बबल साइन, बट मोस्ट स्पेसिफिक होगा नॉन बिलियस वॉमिटिंग, और लगभग 2 वीक के बाद होगा, क्योंकि हाइपरट्रॉफी होने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर यहीं मैं ड्यूडिनल अट्रेजिया की बात करूं, ड्यूडिनल अट्रेजिया, ड्यूडिनल अट्रेजिया, देखिए मैंने आपको जो अभी बताया हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, तो हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस इसके अंदर हो क्या रहा है? फाइनली मैं ये यहाँ स्टोमक बनाता हूँ, इसोफिगस स्टोमक, ठीक है। ये ऐसे स्टोमक और ये पाइलोरस एरिया। तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई। हाइपरट्रॉफी हो गई तो क्या हुआ? ब्लॉकेज हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी की वजह से ये ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉकेज हो गया। अब ये ब्लॉकेज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया? वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग। तो देखिए दिस इज जस्ट लाइक अ जैम सिचुएशन। यहाँ पे जाम हो गया ना, ट्रैफिक रुक गया, आगे नहीं जा सकता कोई। दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रैफिक जैम सिचुएशन, ठीक है। बट ये ट्रैफिक जैम सिचुएशन कहाँ है? फॉर द स्टोमक ओनली, स्टोमक से नीचे नहीं है, ये फॉर द स्टोमक। तो ओनली स्टोमक कंटेंट ही तो जाएंगे वॉमिटिंग में। लेकिन सपोज दैट मैं इसी को आपको दिखाता हूं कि ये हो गया ड्यूडिनल एरिया में। कहाँ हो गया? ड्यूडिनल एरिया में, ठीक है। दिस इज द ट्रैफिक जाम सिचुएशन इन ड्यूडिनल एरिया। मान लो यहाँ पे ड्यूडिनल एरिया में हो गया, क्लियर। अब अगर ये ड्यूडिनल एरिया में हो गया तो देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जब ट्रैफिक जाम यहां था, ठीक है, हाइपरट्रॉपिक सिचुएशन यहां थी, तो ये जो एरिया है स्टोमक का, ये फूला हुआ दिख रहा था, बबल बना हुआ, तो सिंगल बबल था, सिंगल बबल। लेकिन अभी ट्रैफिक सिचुएशन कहां है? ड्यूडिनल अट्रेजिया के केस में यहाँ पे ड्यूडिनल। तो एक बबल तो ये हो गया, 1 बबल प्लस 1 बबल ये हो गया। तो इस तरीके से अगर ड्यूडिनल अट्रेजिया का केस है तो डबल बबल साइन। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ लिखूंगा, दैट इज अ डबल बबल साइन, डबल बबल साइन, ठीक है। याद रखिएगा डबल बबल साइन दिखेगा ऑन एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है। एक्सरे एब्डोमिन पे क्या दिखेगा? डबल बबल साइन। और देखिए यहाँ पे अब इंटेस्टाइन से रिटर्न आएगा ना वॉमिटिंग में, तो बिलियस वॉमिटिंग, क्या दिखेगा? बिलियस वॉमिटिंग, ओके, बिलियस वॉमिटिंग। अब बिलियस वॉमिटिंग हो गई, ठीक है। ये हो गया ड्यूडिनल अट्रेजिया। आप इसे इस तरीके से पहचान सकते हो। और ड्यूडिनल अट्रेजिया जो आपको दिखेगा ये जस्ट आफ्टर बर्थ दिख सकता है, क्योंकि ये कंजेनाइटल है, बर्थ से ही आता है, ठीक है। इसलिए हाइपरट्रॉफी बाद में थोड़ी ना हो रही है, ये शुरू से, ये तो जस्ट आफ्टर बर्थ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इलियल अट्रेजिया, इलियल अट्रेजिया। अट्रेजिया मीन सेम ट्रैफिक जैम सिचुएशन, ठीक है। ये प्रेजेंट होगा बिलियस वॉमिटिंग के साथ में, बट यहाँ पे जो डिफरेंशिएट होगा वो है ट्रिपल बबल साइन, ट्रिपल बबल बबल साइन, ठीक है। ट्रिपल बबल साइन दिखेगा आपको ऑन एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है, ट्रिपल बबल साइन। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास ट्रेकियल, ट्रेकियल ईसोफिजियल फिस्टूला, ईसोफेजियल फिस्टूला,
ठीक है। ट्रेकियल ईसोफेजियल फिस्टुला की बात करूं तो यहाँ पे चॉकिंग प्रॉब्लम है ईसोफेगस में। कहाँ पे चॉकिंग प्रॉब्लम है? ईसोफेगस के अंदर ही, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर ही चॉकिंग प्रॉब्लम हो गई ना यहाँ, अट्रेजिया मतलब ईसोफेजियल फिस्टुला हो गया। तो अब चॉकिंग प्रॉब्लम है तो आफ्टर द फीड क्या होगा? बेबी इज नॉट एबल टू फीड। अगर वो फीड कर भी लेगा तो क्या होगा? प्रेजेंट विद चॉकिंग आफ्टर द फीड, फीड होते ही वो चॉक हो जाएगा, चॉकिंग जैसी फील करेगा, ठीक है। और ड्रूलिंग ऑफ सिलाइवा, सिलाइवा जो है वो मुंह से बाहर आएगा क्योंकि ईसोफेगस तो पूरा ब्लॉक है ना। जब कोई खाएगा बच्चा कुछ, ईसोफेगस ब्लॉक है तो वो डेफिनेटली बाहर की तरफ आता नजर आएगा और चॉक कर देगा ईसोफेगस को, ठीक है। तो ये चीजें आपको ट्रेकियल ईसोफेजियल फिस्टुला में क्या दिखेगा? ड्रूलिंग ऑफ सिलाइवा, सिलाइवा मुंह से निकलता रहेगा नियोनेट के से, ठीक है। और क्या होगा? और क्या होगा? और चॉकिंग जैसा फील होगा और फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। जब खा नहीं रहा तो थ्राइव कैसे होगा? ठीक है, तो फेलियर टू थ्राइव ऑल्सो। तो आप याद रखिएगा, दिस इज अ इंडिकेट ईसोफेजियल एट्रेजिया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा क्या है? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा इंडिकेट करता है ईसोफेजियल एट्रेजिया, ठीक है, ईसोफेजियल अट्रेजिया। तो आप समझ सकते हो ट्रैपिंग जाम सिचुएशन नाउ इन द ईसोफेगस, दैट्स व्हाई सिलाइवा जो अंदर निकलने की बजाय, सॉलो करने की बजाय बाहर निकल रहा है मुंह से, ठीक है। नियोनेट के मुंह से सिलाइवा आ रहा है, ड्रूलिंग ऑफ सिलाइवा। तो ये सारी सिचुएशन आप केस अंडरस्टैंडिंग करने के लायक समझ चुके हो, ठीक है। सारी चीजें आपको आइडिया लग जाएगा जब आप एग्जाम में ऐसा केस देखते हो तो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूँ आपको कि मान लीजिए किसी को हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है, ठीक है। अब इस केस में मैं आपको पूछता हूं कि इस केस में मेटाबॉलिज्म का क्या होगा? तो देखिए यहां हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरोमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगी। क्या होगी? हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरोमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्यों होगी ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी हो गई। क्या हो गया? यूरेट्रो सिग्मोइडोस्टोमी, ठीक है। इस केस में क्या होगा? इस केस में इसका जस्ट अपोजिट होगा, हाइपो की जगह हाइपर हो जाएगा, हाइपर कैलेमिक, हाइपर क्लोरोमिक मेटाबॉलिक। अब एक बात बताओ, जब कैलीमिया भी बढ़ गया, क्लोराइड भी बढ़ गया, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी ना, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन भी आप याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमेटोचेजिया क्या मिलेगा आपको इन प्रीटर्म नियोनेट? प्रीटर्म नियोनेट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमेटोचेजिया, हीमेटोचेजिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीटर्म नियोनेट के अंदर, दैट इज अ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है हीमेटोचेजिया का प्री टर्म नियोनेट के अंदर, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमेटोचेजिया इन चिल्ड्रन आ जाए तब रेक्टल प्रोलैप्स और मैकल्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। अगर मोस्ट कॉमन कॉज हीमेटोचेजिया इन चिल्ड्रन आता है, ठीक है, चिल्ड्रन आता है, तब आप क्या लिखोगे? तब आप लिखोगे रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक है। रेक्टल प्रोलैप्स में हीमेटोचेजिया दिखेगा और मैकल्स डायवर्टिकुलम में भी, ठीक है, मैकल्स डायवर्टिकुलम में भी, ओके। अगर डबल बबल साइन पूछता है तो मैंने आपको बता दिया, डबल बबल साइन आपको कहाँ दिखेगा? ड्यूडिनल अट्रेजिया में। चलिए, अगर वो एग्जामिनर पूछता है आपको इनवर्टोग्राम, क्या पूछेगा? इनवर्टोग्राम। अब इन्वर्टोग्राम अगर पूछता है तो ये क्या है? स्पेशल एक्सरे ऑफ द बेबी इन इन्वर्टेड पोजीशन यूज्ड फॉर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। इन्वर्टोग्राम किसके लिए यूज होता है? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के लिए, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के लिए,
मालफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, इन्वर्टोग्राम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे ऑफ द बेबी विच इज यूज्ड इन इन्वर्टेड पोजीशन, किसके लिए? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के लिए, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के लिए। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मंथ का बेबी है, देखिए पहला केस पे ध्यान दीजिए, 1 मंथ का बेबी है, मीन मोर देन 2 वीक, विद लिथार्जी, नॉन बिलियस वॉमिटिंग, एक्सेसिव क्राइंग एंड एफटीटी इज डायग्नोस्ड। मतलब अब आप डायग्नोसिस बताइए। तो हाइपर पाइलोरिक स्टीनोसिस, नॉन बिलियस वॉमिटिंग है, ठीक है, 1 मंथ का बेबी है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज ऑफ जिंक गिवन फॉर द 4 मंथ ओल्ड चाइल्ड, 4 महीने के बच्चे को डोज कितनी देंगे? तो देखिए जिंक की डोज मैं आपको बता देता हूं कि किस एज में कितना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लेस देन 6 मंथ, तब आप दोगे 10 mg, कितनी डोज दोगे? 10 mg, ठीक है। और अगर मोर देन 6 मंथ हो, मोर देन 6 मंथ, तब 20 mg। तो बस ये 2 चीजें याद रखनी है आपको, इससे ज्यादा चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा लेस देन 12 मंथ, वो लेस देन 6 मंथ है तो 10 mg, और 6 मंथ से ज्यादा है तो डेफिनेटली 20 mg। 10 mg पर डे फॉर 6 मंथ, यंगर देन 6 मंथ, और फॉर द कितने दिन के लिए दोगे आप? 14 डेज के लिए। इफेक्टिव है रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ डायरिया एज वेल एज ड्यूरेशन एंड एपिसोड, ठीक है। कितने दिन के लिए दोगे? 14 डेज। ये क्या करेगी? ये डायरिया की सीवियरिटी को कम करेगी, ठीक है, डायरिया की सीवियरिटी को कम करेगी, और साथ ही साथ उसके एपिसोड को भी कम करेगी, ठीक है। तो जिंक इज वेरी यूजफुल, और ये हमेशा ओआरएस के साथ देना चाहिए, ओआरएस भी देते चलो और जिंक दे दो, ठीक है। तो जिंक क्या है? डायरिया को डिक्रीज करेगा बच्चों में, और ओआरएस जो है वो उसके डिहाइड्रेशन को कंप्लीट, डिहाइड्रेशन को ठीक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीडियाट्रिक्स डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल फॉर द एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन ऑल। एक्यूट अपेंडिसाइटिस किस किस में हो सकती है, मतलब किससे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, कैसी ऐसी कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमको अपेंडिसाइटिस जैसी लगती है? तो देखिए मैं आपको बताऊंगा, द लिस्ट ऑफ इलनेस कैन बी मिमिक विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस इंक्लूड, नंबर फर्स्ट, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ जो मिमिक करेगी, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, इसके साथ मिमिक कौन सी कंडीशन करेगी? डेफिनेटली इसके साथ गैस्ट्रो एंटेराइटिस, नंबर फर्स्ट लिखिए गैस्ट्रो एंटेराइटिस, नंबर सेकंड लिखिए गैस्ट्रो एंटेराइटिस के बाद नंबर सेकंड दैट इज कॉल्ड मीजेंट्रिक एडिनाइटिस, मीजेंट्रिक एडिनाइटिस, लिस्ट बनाते चलिए, मीजेंट्रिक एडिनाइटिस नंबर 3, तीसरे नंबर पे आपका आता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, नंबर 4 इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज, इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज, नंबर 5 निमोनिया, नंबर 5 निमोनिया, नंबर 6 कोलिसिस्टाइटिस, नंबर 6 कोलिसिस्टाइटिस, नंबर 7 यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई, नंबर 7 पे यूटीआई लिख दीजिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नंबर 8 पे इन्फेक्शियस एंटेराइटिस, इन्फेक्शियस एंटेराइटिस, नंबर 9 पे आप नोट कीजिए टेस्टिकुलर टॉर्सन, टेस्टिकुलर टॉर्सन। तो ये 9 ऐसी सिचुएशन है जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ मिमिक करती हैं, तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक डिफरेंशिएशन फॉर द अपेंडिसाइटिस ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वॉल्वुलस और टॉर्सन और ट्रोमा, तो डेफिनेटली ट्रोमा नहीं है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। वॉल्वुलस भी ऐड कर लीजिए आप, नंबर 10 वॉल्वुलस, वॉल्वुलस वैसे तो मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, बट आप यहाँ पे वॉल्वुलस भी ऐड कर दीजिए। अब देखिए अगर मान लीजिए यूजफुल एक्यूट डायरिया में कौन सी चीज यूजफुल होगी, मैंने अभी आपको बताया था अगर बेबी को एक्यूट डायरिया हो जाए तो क्या यूजफुल होगा, तो अगर बेबी मोर देन 6 मंथ है 20 mg जिंक, और अगर लेस देन 6 मंथ है 10 mg जिंक फॉर 14 डेज, 14 डेज, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होगी? यूएसजी, अल्ट्रासाउंड, याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड इज अ कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ठीक है। अगर which drug consumption by pregnant lady can lead to the baby developing the hypertrophic pyloric stenosis,
ठीक है। अगर हम कंजेनाइटल हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस की बात कर रहे हैं तो ये जब मदर लेती है बिफोर द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में, बिफोर द डिलीवरी, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट ये आ सकता है, ठीक है, पाइलोरिक स्टीनोसिस हो सकती है, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन अगर मदर ले रही है तो इट कैन कॉज टू द बेबी, क्या कॉज कर सकती है, पाइलोरिक हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। डबल बबल साइन में आपको बता चुका हूं, ड्यूडेनल अट्रेजिया के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस 26 डे ओल्ड बेबी, 26 दिन का बच्चा है। तो देखो हमने 26 डे ओल्ड इन्फेंट बताया, ठीक है, 26 डेज का बच्चा है तो डेफिनेटली 2 वीक से ज्यादा का है। नॉन बिलियस वॉमिटिंग भी साथ में आ गई, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी है, डेफिनेटली हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है, ठीक है, हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस है। जब भाई बच्चा कुछ खा रहा है तो वो सीधा स्टोमक से ही बाहर आ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन तो अपने आप हो जाएगा ना, इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं रहा कोई भी मटेरियल। अब आप बताइए लैक्टोज इंटॉलरेंस किस किस में हो सकता है। ऑल आर सीन इन लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर किसी को हो गया तो एसिडिक स्टूल हो जाएगा, एसिडिक स्टूल, स्टूल एसिडिक आएगा, ठीक है, क्योंकि अब लैक्टोज पूरा कहाँ आने लग जाएगा, जो भी दूध पिएगा कुछ करेगा बच्चा तो वो कहाँ आएगा, स्टूल में, तो एसिडिक स्टूल हो जाएगा ना, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया ना, ठीक है। लैक्टोज उसको टॉलरेंस ही नहीं हो रही उसकी, वो डायरेक्ट बाहर जा रहा है, डायरिया वगैरह हो जाएगा तो स्टूल क्या हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है। लैक्टोज डायरेक्ट आ रहा है, एसिडिक स्टूल होने के चांसेस हैं। और लैक्टोज एंजाइम डेफिशिएंसी होती है इसमें, इस वजह से ऐसा होता है, लैक्टोज एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, तो लैक्टोज एंजाइम डेफिशिएंसी रहती है। और बेनेडिक्ट टेस्ट करोगे अगर आप, किस कौन सा टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, तो ये क्या आएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये आप देखिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस या लैक्टोज डेफिशिएंसी में ये चीज आप पूछ सकते हैं, एसिडिक स्टूल, लैक्टोज एंजाइम डेफिशिएंसी, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव। देखो लैक्टोज इज बाय फार द मोस्ट कॉमनली माल एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लीजिए लैक्टोज बाय फार द मोस्ट कॉमनली माल एब्जॉर्प्शन किसका हो जाएगा, लैक्टोज की वजह से, लैक्टोज डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा फिर, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट विल नॉट एब्जॉर्ब। और कार्बोहाइड्रेट अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ये होगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस फॉलोज बाय बॉवल म्यूकोजल डैमेज, यानी कि सिलिएक डिजीज हो जाएगी। अगर किसी को लॉन्ग टाइम के लिए लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो अब देखो ना लैक्टोज इंटॉलरेंस है, एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, लैक्टोज में स्टूल एसिडिक है, तो जब स्टूल एसिडिक है तो वो एसिड कहीं इंटेस्टाइन में भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो जब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो क्या क्या हो जाएगा, तब सिचुएशन बनेगी कौन सी, सीलिएक डिजीज की, सीलिएक डिजीज की। लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में भैया सीलिएक डिजीज हो सकता है, रोटा वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, रोटा वायरस इन्फेक्शन, रोटा वायरस इन्फेक्शन हुआ तब भी ठीक है, ठीक हो जाएगा जल्दी, सीलिएक स्प्रू हो गया तो ये बड़ा परेशान करने वाली चीज हो गई है ना। इसके बाद अगर लैक्टोज डेफिशिएंसी कैन बी डायग्नोस्ड बाय हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, लैक्टोज की जो डेफिशिएंसी है उसे हम एक टेस्ट से पता कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। और measured by mucosal lactase concentration with the small bowel biopsy, तो अगर आप स्मॉल बॉबल बायोप्सी करते हो तब भी आप पता कर सकते हो, कैसे, स्मॉल बॉबल बायोप्सी में क्या करोगे, म्यूकोजल लैक्टेज कंसंट्रेशन चेक करोगे, क्या करोगे, म्यूकोजल लैक्टेज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, म्यूकोजल लैक्टेज कॉन्सेंट्रेशन चेक करके आप स्मॉल बॉबल बायोप्सी के थ्रू भी पता लगा सकते हो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं। बट बेस्ट है ना कि आप हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट पहले करो, बेनेडिक्ट टेस्ट करो, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। अब देखिए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इज मेड बाय द स्टूल एसिडिक टेस्ट, स्टूल एसिडिक टेस्ट करते हैं ना हम, स्टूल का सैंपल लेते हैं, लैक्टोज, एक्चुअली होता क्या है कि अनडायग्नोज्ड लैक्टोज क्रिएट्स लैक्टिक एसिड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टूल सैंपल, तो हम स्टूल का सैंपल लेंगे कंफर्मेशन के लिए कि सही में लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं। तो स्टूल टेस्ट इज एसिडिक स्टूल टेस्ट जो कर रहे हैं हम, ये एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है इन केस ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस, मतलब लैक्टिक एसिड डेफिशिएंसी, लैक्टोज डेफिशिएंसी, लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में ये क्या है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, स्टूल टेस्ट। और ये क्यों होता है, लैक्टिक एसिड गोज इनटू द स्टूल,
अब लैक्टिक एसिड अगर केवल स्टूल में जाएगा तो लैक्टिक एसिड की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर अनडायग्नोज्ड लैक्टोज है तो मे बी गेट एब्जॉर्ब्ड एंड एलिमिनेटेड इन यूरिन ऑल्सो, तो लैक्टोसूरिया भी हो सकता है, अनडायग्नोज्ड है ना वो, ठीक है, और बहुत समय से है, तो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो लैक्टिक एसिड यूरिया होने लग जाएगा, क्योंकि अनडायग्नोज्ड है, बहुत समय से, ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, लैक्टिक एसिड बढ़ने लग गया। जब पहले वो स्टूल में जा रहा था, लैक्टिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज देयर इज नो लैक्टेज, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया ना, तो अब लैक्टो यूरिया भी हो सकता है, लैक्टोसूरिया, लैक्टोज यूरिया, कुछ भी कह दो, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, इट विल बी पॉजिटिव बाय द बेनेडिक्ट टेस्ट इन यूरिन, अगर आप यूरिन का बेनेडिक्ट टेस्ट करते हो तो डेफिनेटली इट विल बी पॉजिटिव, ओके, इट विल बी पॉजिटिव। डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंडेटरी नहीं होता, ऑफन सैंपल इज डाइटरी चेंजेस भी हो सकते हैं ना, दैट कंफर्म द सिम्टम रिलीफ, एलिमिनेशन ऑफ लैक्टोज फ्रॉम द डाइट रिजल्ट इन सिम्टम रिलीफ आल्सो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा अगर लैक्टोज डेफिशिएंसी है, तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ट्रीटमेंट ऑफ लैक्टोज डेफिशिएंसी कंसिस्ट ऑफ मिल्क फ्री डाइट, ठीक है, मिल्क फ्री डाइट, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करो ना, ये दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि प्रॉब्लम तो मिल्क के साथ ही है, ठीक है। तो ये हो गया लैक्टोज इंटॉलरेंस की कुछ बातें। इसके बाद आता है नेक्स्ट टेस्ट, ऑल ऑफ द सीन इन लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो भैया लैक्टोज इंटॉलरेंस में आप क्या क्या देखोगे? डेफिनेटली बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, एसिडिक स्टूल होगा, लैक्टोज एंजाइम डेफिशिएंसी होगी, है ना, सारी चीजें बता दी। अगर डबल बबल साइन दिख जाता है आपको एब्डोमिनल एक्सरे पे, तो क्या होगा? ड्यूडिनल एट्रेजिया, ठीक है, ड्यूडिनल एट्रेजिया, डबल बबल साइन। अगर हाइपरपाइलोरिक स्टीनोसिस होगी तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंजेस आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? भैया हाइपरपाइलोरिक स्टीनोसिस है तो विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी रिप्लेनिश्ड फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम होगा? पोटेशियम, इसीलिए कहते हैं ना हाइपोकैलिमिया, क्योंकि बच्चे को वॉमिटिंग हो गई तो जो पोटेशियम क्लोराइड है अंदर, मतलब जैसे HCl बन रहा है, वो सारी चीजें चली जाएंगी ना बाहर, तो पोटेशियम सबसे पहले कम होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि सबसे पहले क्या कम होगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले रिड्यूस होगा, दैट इज अ पोटेशियम। उसके बाद तो क्लोराइड भी हो रहा है कम, ठीक है, इसकी वजह से हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरोमिक और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रही है, ठीक है। 5 ईयर का चाइल्ड है विच कम विद डिहाइड्रेशन, 5 साल का बच्चा है, उसको डिहाइड्रेशन है, ओके, अंडरस्टैंड। प्लान ए वाज प्रपोज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो कितना ORS उसको हम देंगे? हाउ मच ORS शुड बी गिवन एज पर स्टूल, कितना ORS दोगे आप उसको? देखिए अगर 5 साल का बच्चा है और उसको ORS देने की बात करी जा रही है, तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन 2 ईयर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर लेस देन 2 ईयर की हम बात करते हैं तो हम उसको 50 to 100 ml ORS पर स्टूल देंगे, ठीक है, पर स्टूल लूज, पर लूज स्टूल पे देंगे, 50 से लेके 100 ml पर लूज स्टूल, ठीक है। और टोटल कितना दे सकते हैं? अगर मैं बात करूं कि अमाउंट ऑफ ORS टू प्रोवाइड फॉर यूज एट द होम, तो 500 ml पर डे, ठीक है, दिन में आप 500 दे सकते हो, 2 साल से कम है तो। अगर 2 से 10 साल तक का बच्चा है तो आप 100 से लेके 200 ml पर लूज स्टूल, पर लूज स्टूल दिन में 1000 ml, ठीक है, 2 से 10 साल का। अगर 10 साल के जाता है तो भैया जितना दे सकते हो दे दो, ठीक है, और दिन में, पूरे दिन में 2000 ml। अगर 10 साल से ज्यादा है तो पूरे दिन में 2000 ml, और आप जैसे भी दे सकते हो, जितना ज्यादा पिला सकते हो पिला दो, पूरे दिन में आपको 2000 ml ORS देना है, ठीक है। तो दिस इज द डोजिंग ऑफ ORS विच यू शुड नो ऑल्सो, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सही करके आए, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोटेशियम सबसे पहले कम होता है हाइपरपाइलोरिक स्टीनोसिस में, तो देखिए हाइपरपाइलोरिक स्टीनोसिस इज प्रेजेंट विद हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरोमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, विद क्या होगा? पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, ठीक है, पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया याद रखना। हाइपरपाइलोरिक स्टीनोसिस में ना पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया भी होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट तो बेस्ट है ना कि आप रिप्लेसमेंट करो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डेफिसिट विद आइसोटोनिक सेलाइन एंड द पोटेशियम रिप्लेसमेंट आल्सो करो, क्योंकि पोटेशियम गया है तो यू शुड गिव दैट, ठीक है। एंड वंस एडिक्वेट यूरिन आउटपुट इज अचीव्ड, कब तक देंगे हम उसको? डिहाइड्रेशन का पेशेंट है ना, हाइपरक्लोमिक, तो उसको पानी भी तो बाहर गया, तो यूरिन नहीं आ रहा डेफिनेटली, तो हम जब तक उसका जो यूरिन है ना वो एडिक्वेट यूरिन अमाउंट अचीव नहीं कर लेते, तब तक उसको आप ये चीजें दो, नॉर्मल सेलाइन, आइसोटोनिक सेलाइन और पोटेशियम रिप्लेसमेंट, ठीक है। फॉर इन्फेंट की अगर हम बात करें तो फ्लूइड कंटेनिंग डेक्सट्रोज होना चाहिए एंड लगभग 0.45% सेलाइन विद 2 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ एडेड पोटेशियम,
ठीक है, कितना 2 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ एडेड पोटेशियम, पोटेशियम भी ऐड होना चाहिए ना, एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 से लेके 175 ml पर केजी पोटेशियम भी ऐड होना चाहिए, और ये देना है आपको फॉर 24 आवर। इट विल करेक्ट द अंडरलाइंग डेफिसिट, ये जितना भी अंडरलाइंग डेफिसिट हुआ है पोटेशियम गया है ये सब उसको करेक्ट करेगा, है ना, और इससे रिसक्सिटेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्रेडिट रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी इज परफॉर्म्ड। ठीक है, क्या करेंगे हम, सर्जरी करेंगे ना, क्योंकि उसको हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ है तो उसको ठीक करना है कि नहीं, तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, या तो आप टेम्पोनेट कर दो, बलून लेके वहां फुला दो तो शायद जगह बन जाए, लेकिन उसके बाद ये फिर से हो जाएगा, चांसेस ये हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्रीडेट रामस्टेड पाइलोरोमायोटोमी, क्या करेंगे, फ्रीडेट रामस्टेड पाइलोरोमायोटोमी, पाइलोरोमायोटोमी, ठीक है, मायोटोमी, ये हम करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, दिस इज द सर्जिकल प्रोसेस विच इज कॉल्ड फ्रेडेट रामस्टेड पाइलोरोमायोटोमी। ठीक है, पाइलोरोमायोटोमी, तो ये हम करेंगे किसमें, हाइपरपाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में। देखिए, फ्लूइड रिसक्सिटेशन विद द करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ऑफ एसेंशियल बिफोर द इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया फॉर द ऑपरेशन। आपको पहले फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, इन सारी चीजों की पूर्ति कर लेनी है ऑपरेशन करने से पहले। ठीक है, उसके बाद ही आपको फ्रेडेट रामस्टेड पाइलोरोमायोटोमी करनी है, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि एल्कोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीट होने चाहिए, एबनॉर्मलिटी करेक्ट होनी चाहिए, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो हो रहा था वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप जनरल एनेस्थीसिया दोगे। इवन यू कैन नॉट गिव द जनरल एनेस्थीसिया बिफोर द करेक्शन ऑफ electrolytes, metabolic alkalosis and underlying condition which is produced by the hyperpyloric stenosis. Okay, so this is about something about the gastrointestinal tract. ठीक है, इससे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को आप बताइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। थैंक यू।